Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is a quote which reads like, "Sports has the power to unite people in a way that little else does." तो ये जो कोट है दैट कुड बी यूजफुल इन एसे राइटिंग, और इस कोट की मदद से हम लोग कुछ ऐसे इवेंट्स देखेंगे दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस कोट का सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले हमें साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी होगी। एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस होती रही है वो मेनली वहाँ के जो वाइट पॉपुलेशन रही है हु हैव बीन सेटल्ड फ्रॉम यूरोप, वो वाइट पॉपुलेशन वहाँ प्रैक्टिस करती रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कलर्ड पीपल। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया विथ हेल्प ऑफ ए पॉलिसी जिसको कहा जाता है एपार्थीड पॉलिसी। एपार्थीड पॉलिसी को क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको फोकस करना होगा इसके मीनिंग पे। इस एपार्थीड पॉलिसी में द इंपॉर्टेंट वर्ड इज अपार्ट। अपार्ट मतलब होता है सेपरेट। तो बेसिकली एपार्थीड पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड इन 1940s, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1948 में, उसके हिसाब से एपार्थीड पॉलिसी के हिसाब से माना गया कि द वाइट्स एंड द कलर्ड पीपल कैन नॉट हैव सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज। तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक पार्क हो, दोनों के लिए अलग अलग पब्लिक प्लेसेस होंगे, वाइट एंड कलर्ड पीपल के लिए। नॉन वाइट्स एंड वाइट्स के लिए अलग अलग होंगे। दैट वाज एपार्थीड, सेपरेट, एवरीथिंग वुड बी सेपरेट। बट होगा क्या कि आइडिया वाज तो टू हैव अ सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ ऑफ देम, बट since most of the political power were controlled by the white people, they would not focus on developing infrastructure that were mean for colored people। तो ऐसा तो होगा ही, जिसके पास भी डोमिनेंस रहेगा और दूसरों के रिक्वायरमेंट्स को नेग्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से कलर्ड लोगों के, आप कह सकते हैं ब्लैक लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो नेग्लेक्ट होने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एपार्थीड पॉलिसी या सेपरेटेडनेस की जो पॉलिसी है दैट स्टार्टेड टू बिकम बेसिस फॉर exploitation, may it be economic exploitation, political or social exploitation of the colored people। Naturally that led to a lot of protest, क्योंकि political suppression हो रहा था colored लोगों का, social suppression हो रहा था, rights, black people were not having much rights, सोशल गैदरिंग को लेकर के भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो थी ही, क्योंकि कलर्ड पीपल कुड नॉट गेट मेनी हाई एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कलर्ड लोगों को वही मीनियल एक्टिविटीज मिलती थी, मेड का लेबर एंड ऑल, डेली वेज वर्कर्स पे काम की तरह काम कराया जाता रहा था। कल्चरल सेग्रीगेशन भी था, सेपरेटेडनेस भी था, इंटर रेशियल मैरिजेस वेयर प्रोहिबिटेड। All such things led to pathetic condition, plightful condition of the colored people in South Africa। तो naturally उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ वायलेंट रेजिस्टेंस हुए इन फॉर्म ऑफ बॉम्बिंग एंड शूटिंग, कुछ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हुए, गांधीयन रेजिस्टेंस। आखिर महात्मा गांधी ने भी अपने तमाम जो आइडियाज हैं सत्याग्रह के, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, वो तो साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया था। तो गांधीयन आइडियोलॉजी की सीड्स तो वहां थी ही, उसको आगे लेकर के गए फिर नेल्सन मंडेला। तो अपार्ट फ्रॉम वायलेंट प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम और डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम अगेंस्ट द ब्लैक्स, नेल्सन मंडेला adopted Gandhian approach for protesting against this apartheid system। He practiced Gandhian idea of civil disobedience, non-cooperation। He was sent to jail also like Mahatma Gandhi। 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे। He created African National Congress in line with Indian National Congress and launched movement in Africa, South Africa।
तो ये सारी बातें आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड, ये सब चल रही है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, राइट। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई इन लाइन विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा साउथ अफ्रीका के ऊपर इन ऑर्डर टू गिव अप डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। आपको क्या शायद से पता होगा या नहीं होगा, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी सस्पेंड कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज ऑफ देयर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। बाद में 1991 में जाकर के साउथ अफ्रीका को वापस से क्रिकेट खेलना अलाउ किया गया। वाई 1991 में अलाउ किया गया क्योंकि 1990 से इन द अर्ली 1990 साउथ अफ्रीका स्टार्टेड टू टेक सम रिफॉर्मेटरी मेजर्स। 1992 में साउथ अफ्रीका के अंदर एक रेफरेंडम कराया गया जिसके बेसिस पे फैसला किया गया कि अपार्थीड यानी कि सेपरेटेडनेस की जो पॉलिसी है दैट विल बी गिवन अप। और फिर 1994 में वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जिसमें नेल्सन मंडेला जी बने वहां के प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला के सामने चैलेंज था, उन्होंने अपार्थीड पॉलिसी को कॉन्सेप्चुअली तो खत्म करा दिया था, तो अब ब्लैक्स एंड व्हाइट्स कुड मिक्स theoretically, but practical mixing was difficult. Why? Because there was no emotional connect between the two sides. Forget about emotional connect, there was sense of hatredness between the two community. तो नेल्सन मंडेला को एक बात समझ आई कि हमने थ्योरेटिकल तौर पे तो लोगों के बीच के अंतर खत्म करा दिए हैं बाय हैविंग अ लॉ, लेकिन जब तक लोगों के इमोशंस कनेक्ट नहीं होंगे तब तक लोग कल्चरली इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, और तब तक एक नेशन बन करके इमर्ज नहीं होगा। और इसमें नेल्सन मंडेला जी ने कई सारे अप्रोच लिए इन ऑर्डर टू यूनाइट पीपल इमोशनली। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच उन्होंने लिया स्पोर्ट्स का सहारा लेकर के। जब वहाँ की पॉपुलर जो स्पोर्ट्स है जैसे रग्बी और क्रिकेट, दोनों का उन्होंने सहारा लिया। क्रिकेट में भी ऐसे नियम बनाए गए कि कलर्ड पीपल भी खेलेंगे व्हाइट्स के अलावा, क्योंकि व्हाइट्स की सुप्रीमेसी थी पहले। सेम फॉर रग्बी टीम। तो जब colored and white people together will cheer for their team, then naturally country will get a sense of unity, the country will unite। और उसी कॉन्टेक्स्ट में नेल्सन मंडेला जी ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया है, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, it has the power to inspire, it has the power to unite people in the way that little else does। कोई भी चीज इससे ज्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स कैन क्रिएट होप वेयर वंस देयर वाज ओनली डिस्पेयर, इट इज मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट इन ब्रेकिंग डाउन रेशियल बैरियर्स। तो स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ता है। हमने पिछले 1 डेढ़ महीने से जो हमारे देश के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान भी देखा कि हाउ पीपल गॉट कनेक्टेड, क्रिकेट लवर्स की संख्या बहुत है इस देश में। तो द क्रिकेट कनेक्टेड यस्टरडे, तो द इमोशंस वेयर क्वाइट हाई, और जीत जाते तो वो जो कनेक्टेडनेस है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। एनीवे, द वे वी ऑल सपोर्टेड, द वे आवर टीम प्लेड, इट डेवलप्ड ए सेंस ऑफ बोन होमी बिटवीन अस, राइट। सो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया भी है, वो 1 डेढ़ महीने से क्रिकेट चल रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में कोट आया और ये आर्टिकल आया है। तो स्पोर्ट्स का सिग्निफिकेंस नेल्सन मंडेला जी ने दिखाया और कैसे उसका इस्तेमाल किया उन्होंने देश की यूनिटी को बनाने में, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। साउथ अफ्रीका एपार्थीड पॉलिसी 1948 टू 1992, सेपरेट सिस्टम फॉर वाइट्स एंड कलर्ड पीपल, बेसिस फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट colored people, struggle by Nelson Mandela, formed African National Congress, 27 years he spent in jail, ultimately referendum के through end of apartheid 1994 democratic government, and Nelson Mandela utilized sports like rugby and cricket in order to emotionally connect people, and in this context he says nothing can unite people more than sports। The next article is about constitutional morality. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? हमारे संविधान में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 तरीके से कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। वन आर तो क्वाइट ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे सरकारें बनेंगी, कैसे कानून पास होगा, कैसे प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, ऑल सच
procedural things that have been laid down in very objective fashion. At the same time, some broader ideas have been laid down in the constitution, some ideals जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल्स का काम करेंगे, गाइडिंग लाइट का काम करेंगे. दीज गाइडिंग लाइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. संविधान जिन आइडियाज को प्रमोट कर रहा है, ब्रॉडर आइडियाज को, दोज आइडियाज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. It refers to the adherence of core principles laid by the constitution. Core principles जैसे कि right to equality, liberty, freedom of expression, due process of law, role of law, social justice, procedure established by law. ये सारी चीजें मानी जाती हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुख्य मकसद ये होता है कि कभी भी कोई दो कम्युनिटी के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को इस तरह के से निपटाया जाए ताकि संविधान के जो ब्रॉडर आइडियाज हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहे. तो ये है पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, संविधान के मोटे मोटे ब्रॉडर प्रिंसिपल्स. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुड बी फाउंड इन प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी. तो ये है संविधान का हार्ट एंड सोल वाला एरिया. एंड दैट इज वाई नॉर्मली आप प्रीलिम्स और मेंस में भी देखेंगे तो इस एरिया से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बिकॉज दीज एरियाज होल्ड द वैल्यू सिस्टम लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल रिमेनिंग पार्ट्स आर प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टिव इन डिटेल. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अलग अलग जजमेंट्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया है. Let us see few examples of Supreme Court judgment where constitutional morality has become more prominent. सबसे पहला सबरीमाला वर्डिक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि एक सबरीमाला जो टेम्पल रहा है केरला में, जहां ट्रेडिशनली विमेन हैव नॉट बीन अलाउड, स्पेशली अ सर्टेन एज गर्ल, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन आर नॉट अलाउड. इस तरह के सोशल प्रैक्टिसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं दे आर डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी laid down by our constitution with help of article 14 and 15 which talks about equality. इक्वालिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको वायलेट कर रहा है ये पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस सोशल प्रैक्टिस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो हियर यू सी it is a good example of Supreme Court giving more importance to constitutional morality over social morality. दूसरा, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में, you see in this case Supreme Court decriminalized that section of IPC 377 which claimed homosexuality as a criminal offense. तो वो पार्ट आईपीसी 377 का जिसकी मदद से होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता रहा है और क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया. मतलब होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर नवतेज सिंह जौहर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये अगेन एक एग्जाम्पल है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ राइट टू प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ओवर पब्लिक मोरालिटी, बिकॉज नॉर्मली पब्लिक मोरालिटी is against such activities of homosexuality. Yet और आज भी होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट ही है पब्लिक मोरालिटी. फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो आइडियाज हैं इक्वालिटी की, प्राइवेसी लेटर ऑन बिकेम अ फंडामेंटल राइट. तो लोगों के नेचुरल राइट्स को रेस्पेक्ट करते हुए, स्पेशली दोज हु आर होमोसेक्सुअल्स, सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को कहा कि इट वोंट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस एनी लॉन्गर. केशव नंद भारती केस की अगर बात की जाए 1973, तो आप कह सकते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लेइंग डाउन ऑफ द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. देखिए, इसके पहले तक तो संविधान के किसी भी पार्ट को बदला जा सकता था, अमेंड किया जा सकता था, लेकिन केशव नंद भारती जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया. बोला आप इस पार्ट को नहीं बदल सकते, जो भी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा उसको आप अमेंड नहीं कर सकते. तो इसका क्या मतलब है कि संविधान के कुछ आइडियाज हैं, कुछ उसके ब्रॉडर मोरालिटीज हैं दैट कुड नेवर बी ऑल्टर्ड. तो आप कह सकते हैं कि केशव नंद भारती जजमेंट वाज द फर्स्ट practical manifestation of idea of constitutional morality. In absence of Kesav Nand Bharti judgment or in absence of basic structure of the constitution,
the idea of constitutional morality would remain just a utopian concept having no practical significance. But केशव नंद भारती जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दे दिया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती, ब्रॉडर आइडियाज, और उसको टाइम टू टाइम थ्रू सक्सेसिव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के एम्बिट को एक्सपैंड कर ही रही है। जोसेफ साइन केस हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किया अबाउट एडल्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिक्रिमिनलाइज किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो अब उसको लेकर के भले कॉमन मोरालिटी है कि एडल्ट्री शुड रिमेन ए क्रिमिनल ऑफेंस, बट जिस तरीके से वो कानून था दैट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो अगेन जोसेफ साइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक मोरालिटी, कॉमन मोरालिटी या सोशल मोरालिटी के ऊपर रखा संविधान की मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। तो जेंडर इक्वालिटी एंड प्राइवेसी प्रिवेल्ड ओवर कॉमन मोरालिटी इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जोसेफ साइन केस। अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। He said that the doctrine of constitutional morality should not be rejected just because it may sometime be in tension with existing social practices। तो उन्होंने कहा कि जजेस को और बोल्ड होना होगा, इनडायरेक्टली उनका कहना यही था, और उनको सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाकर के भी संविधान की मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जजमेंट्स देने होंगे। अब उन्होंने सीधा सीधा तो जिक्र नहीं किया कि वो कौन से केस की बात कर रहे हैं, बट परहैप्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज कमेंटिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। इसी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन देने का, उसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन दिस रिगार्ड एंड पार्लियामेंट इज एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट did not take this as an opportunity to bring some humane progressive reforms in Indian society, which was of course against broader public या कॉमन मोरालिटी। कॉमन मोरालिटी के अगेंस्ट जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट को अगर सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल वैलिडेशन देना होता तो, बट दैट वुड बी इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, जिसने ये 5 जजेस का बेंच जिसने सेम सेक्स मैरिज पे अपना फैसला सुनाया था, उसमें से आपको याद होगा एक जज थे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब भी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का जो फैसला था दैट वाज माइनॉरिटी वोट। जस्टिस कौल और जस्टिस चंद्रचूड़, इन दोनों का जो ओपिनियन था वो ये था कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन होना चाहिए, बट दे वर इन माइनॉरिटी, इसलिए उनका फैसला एक्सेप्ट नहीं हुआ। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस नरसिम्हा एंड जस्टिस भट्ट वेयर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गिविंग सेम सेक्स मैरिज लीगल वैलिडेशन। तो हो सकता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने जजमेंट को, अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हो कि इस केस में भले ही सेम सेक्स मैरिज में हम सोशल मोरालिटी के अगेंस्ट जाते हैं, बट दैट वुड बी इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बट अनफॉर्चुनेटली हिज आइडियाज रिमेन इन माइनॉरिटी। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको इस टॉपिक के ऊपर दे रखा है, हिंट्स भी दे रखा है मैंने, रीड द हिंट्स इफ नीडेड बट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज द बोर्ड वर्क। रिसेंट आपको याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया hinted in same sex marriage judgment that social morality prevailed over constitutional morality। जो फैसला जिस तरीके से आया है सेम सेक्स मैरिज वाले जजमेंट में 3:2 के रेशियो में, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जजेस हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू सोशल मोरालिटी ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये सवाल एथिक्स में या फिर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में आएगा, एसए में भी इस्तेमाल हो सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए, जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनकी हमेशा से समस्या रही है कि इनको जो ट्रेडिशनल क्रेडिट एजेंसी जैसे बैंक्स, एनबीएफसी, ये जल्दी लोन देते नहीं।
लोन ना मिलने के पीछे बड़ा कारण है कि इनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होता, इनएडिक्वेट फंड नहीं होता या एडिक्वेट फंड नहीं होता, प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं होता, और बैंक्स बिना सब कुछ बैकग्राउंड वगैरह चेक किए जल्दी लोन देते नहीं हैं। इसीलिए एमएसएमईज को लोन अवेल करने में काफी दिक्कतें होती रही हैं। तो इस कारण से, और एमएसएमईज को जब लोन नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, क्योंकि रेगुलर फ्लो ऑफ क्रेडिट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी बिजनेस टू रन। क्योंकि कोई भी बिजनेस रेवेन्यू तो तब जनरेट करेगा जब उसके पास क्रेडिट के भी सोर्स हो। और ठीक है, बैंक से लोन लेगा, फिर बिजनेस करेगा, एक्सपैंड होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो बैंक के लोन भी धीरे धीरे चुकाता रहेगा। दिस इज अ जनरल mechanism with help of which businesses run. But MSMEs, who are important part of Indian economy, who create about 40% of India's employment, we are not having proper flow of credit from formal system, and in that case they had to resort to some informal lending system जहाँ पे उनको काफी हाई exorbitant इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता रहा था। सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार 2015 में लेकर के आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन एमएसएमईज को, नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेसेस को, नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिया जा सकता है 10 लाख का लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार ने किया क्या? 2015 में ये स्कीम लेकर के आई सरकार। उसके अंतर्गत सरकार ने बनाया एक रीफाइनेंस एजेंसी जिसका नाम है मुद्रा। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा बनाया। मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी इसलिए कही जाती है क्योंकि मुद्रा विल गिव फाइनेंस टू बैंक्स, एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, and these funds will be again passed or financed to non corporate and small business sector। तो ये इनको फाइनेंस करेगा और ये आगे इनको फाइनेंस करेंगे, इसीलिए मुद्रा को कहा गया रीफाइनेंस एजेंसीज। तो मुद्रा नाम की रीफाइनेंस एजेंसी बनाई भारत सरकार ने 2015 में विथ हेल्प ऑफ दिस स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और मुद्रा को काम दिया कि आप बैंक्स को, एनबीएफसी को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट पास करें, और फिर यही क्रेडिट आगे ये लोग पास करेंगे स्मॉल बिजनेसेस को, हु आर बेसिकली इंगेज इनटू नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड दे आर आल्सो नॉट कॉर्पोरेट, मतलब नॉट मच बिगर। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन 50,000 रुपए तक का, किशोर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, तरुण 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का। मुद्रा के अंतर्गत कोई भी इंसान, सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन अवेल लोन इफ द पर्सन इज इंगेजिंग इनटू एनी नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। एप्लीकेंट ऑफ कोर्स शुड नॉट बी डिफॉल्टर टू एनी बैंक। डिफॉल्टर होंगे तब तो कहीं आपको कोई भी लोन मिल पाएगा। अभी मुद्रा योजना जो है उससे रिलेटेड क्या आर्टिकल आया है हाल फिलहाल में कि मुद्रा योजना इज इमर्जिंग आउट टू बी अ गेम चेंजर as far as social justice and women empowerment is concerned। सोशल जस्टिस क्यों? क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के एंटरप्रेनर्स को मुद्रा योजना में ज्यादा लोन मिलता रहा है। ओवरऑल 51% ऑफ लोन हैज बीन पास टू एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी एंटरप्रेनर्स अंडर मुद्रा योजना, and 69% of the loan under मुद्रा योजना has been passed to women entrepreneurs। अब आप कहेंगे सर दोनों मिलाकर के 100 से ज्यादा हो जाता है, लेकिन एस सी, एस टी, ओबीसी, विमेन भी तो हो सकते हैं, तो कुछ ओवरलैपिंग होगा, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो विमेन और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ज्यादा क्रेडिट मिलता रहा है मुद्रा योजना के अंतर्गत। सो दैट इज व्हाई वी कैन क्लेम कि मुद्रा योजना इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू एंश्योर विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट। दिस इज द बोर्ड वर्क फॉर रिवीजन पर्पस। ये क्वेश्चन मुद्रा योजना पे यूपीएससी ने पूछा था 2016 के प्रीलिम्स एग्जाम में। उस टाइम में काफी सरल प्रश्न आया करते थे, इस तरह का भी सवाल आया हुआ है। Attempt this question and you can submit the answer in the comment section। The next article is about damage to rice grain due to climate change in Assam। This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, हाल फिलहाल में कंसर्न देखा जा रहा है असम के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लगभग 28,000 हेक्टेयर ऑफ राइस कल्टीवेटेड एरिया में एक प्रॉब्लम देखा गया है कि एक स्पेशल तरीके का या एक बड़ा ही डेंजरस तरीके का पेस्ट
इसका नाम है राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर्स, ऑल्सो नोन एज आर्मी वॉर्म। तो स्पेशल तरीके का, डेंजरस तरीके का वॉर्म, आर्मी वॉर्म राइस कल्टीवेटेड एरियाज में राइस क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। 28,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया ऑफ राइस हैव बीन इन्फेस्टेड विद दिस आर्मी वॉर्म। और ये जो आर्मी वॉर्म से रिलेटेड राइस क्रॉप्स का इन्फेस्टेशन हो रहा है, दैट इज बीइंग लिंक्ड विथ क्लाइमेट चेंज बाय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, कि ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का इससे क्या लेना देना, वो जरा समझिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण दीज पेस्ट्स, आर्मी वॉर्म्स, आर गेटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस टू ले देयर एग्स एट ए फास्टर रेट, क्योंकि पेस्ट्स की नॉर्मली एक्टिविटी बढ़ जाती है इन हाई एंड मॉइस्ट टेम्परेचर, हाई एंड मॉइस्ट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कंडीशंस में पेस्ट की ब्रीडिंग एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो वही हो रहा है इन आर्मी वॉर्म्स के साथ। इरेटिक रेनफॉल तो होता ही है क्लाइमेट चेंज में, तो रेनफॉल का सीजन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, इरेटिक हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस कारण से ये पेस्ट्स को ज़्यादा मौका मिल रहा है सर्दियों को आराम से सर्वाइव करने का, क्योंकि नवंबर या मिड दिसंबर तक भी ठीक ठाक सा टेम्परेचर रह रहा है, विच इज अलाउिंग दीज पेस्ट्स टू हैव द ओवर विंटरिंग प्रोसेस वेरी इजली। ओवर विंटरिंग प्रोसेस पेस्ट्स के लिए होता है वो प्रोसेस जहाँ पे पेस्ट सर्दियों के दौरान बस सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में इनकी एक्टिविटीज काफी स्लो हो जाती है, इनके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दे समहाउ ट्राई टू सर्वाइव द विंटर पीरियड, विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ओवर विंटरिंग। और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण द ओवर विंटरिंग प्रोसेस इज बिकमिंग ईजियर फॉर सच पेस्ट लाइक आर्मी वॉर्म। नाउ दे आर सर्वाइविंग in a larger number, they are breeding in a larger number, that is why crop infestation is becoming more, this kind of problem is being seen in Assam। तो ये एग्जाम्पल हो गया, सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया हाउ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रिस्क ऑन फूड ग्रेन इज अराइजिंग इन करेंट टाइम्स। तो ये सीधा सीधा आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज तो सब लोग लिखेगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, लेकिन फूड ग्रेन पे या फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ रहा है उसका कोई कंक्रीट एग्जांपल लिख पाए, वो भी आसाम रिलेटेड एपीएससी में, तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू इन फेचिंग गुड मार्क्स। एक एडिशनल चैलेंज भी देखा जा रहा है जिस कारण से ये आर्मी वॉर्म्स की संख्या बढ़ रही है, वो ये है एक्सेसिव या इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखिए, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फार्मर। अब वो पेस्टिसाइड्स के कारण ये आर्मी वॉर्म नाम के पेस्ट तो मर नहीं रहे हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर, बट दूसरे तरह के पेस्ट, स्पेशली एक पैरासाइटोइड्स, इंसेक्ट पैरासाइटोइड्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे जो पेस्ट्स होते हैं, दूसरे जो छोटे छोटे पेस्ट्स होते हैं जो इतने खतरनाक नहीं हैं, जो इन आर्मी वॉर्म्स के एग्स को खा जाते हैं, जिससे आर्मी वॉर्म्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, वो मर जा रहे हैं। तो ये पैरासाइट्स को मारने के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स, उससे छोटे छोटे जो वर्म्स हैं वो मर जा रहे हैं। वो छोटे छोटे वर्म्स जो हैं इस आर्मी वर्म के एग्स को खा जाते थे, जिस कारण से आर्मी वर्म्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होती थी, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड ने वो ऑप्शन भी हटा दिया है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग। डैमेज टू राइस ग्रेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइज इन स्वार्मिंग कैटरपिलर्स इन असम, climate change, high temperature till November allowing overwintering and fast breeding, erratic rainfall, and indiscriminate use of pesticide is also leading to challenges। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, क्वेश्चन में 1.5 की जगह पे गलती से 5 डिग्री लिखा हुआ था, उस हिसाब से अगर 5 डिग्री हो तो उस हिसाब से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बट इनफैक्ट यहाँ पे सवाल में होना था 1.5 डिग्री, एंड विद दैट करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।